बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 31 मई दिन इतवार का है। आप मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हाइब्रिड निज़ाम इस वक्त अपने पूरी आबोताब, अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे अरूज पर है, और इसी अरूज के दौरान ही वो एक अनजाने खौफ का शिकार दिखाई देता है। अब उस खौफ की वजह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है, या फिर 1 मार्च के हुए अफसोसनाक वाक़यात हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की, जो अब महज एक हफ्ता दूरी पर हैं। मुल्क की सियासत में एक मरतबा फिर गहमा गहमी है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, कि गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ के लोग, जो इनका एक दरीना मुतालबा था जिसकी बुनियाद पर इंतखाबात हुआ करते थे, इंतखाबात की कैंपेन में जो सबसे बड़ा नारा हुआ करता था, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अब अपने उस सबसे बड़े मुतालबे से दस्तबरदार हुई है, और उसकी वजूहात जो है वो खासी दिलचस्प हैं। और फिर गुज़श्ता 2 दिनों के वाक़यात जो हैं वो भी खासे इंटरेस्टिंग हैं। और आज की इस वीडियो में एक तो मैं आपको क्विकली अपडेट दूंगा कि कल से अब तक गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से मुताल्लिक क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने ख़त लिखा था गिलगित बल्तिस्तान के, अब यूँ कह लीजिए उर्फ़ आम में, गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, और साथ ही वो कॉपी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को भी भिजवाई थी। उसका जवाब आज गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दिया है। और फिर 5,000 की नफरी जो है पंजाब पुलिस की, वो भी गिलगित बल्तिस्तान में भेजी जा रही है। एक ऐसा इलाका जो कि आपके पूरे मुल्क का सबसे पुरअमन इलाका है, वहां पर इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस की खिदमात लेना भी समझ से बालातर दिखाई देता है। और फिर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर खौफ ऐसा क्या है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने मुकम्मल तौर पर डिसफ्रेंचाइज कर दिया है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्विकली कुछ अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखता हूं, और फिर अहम मौज़ूआत की जानिब वापस आते हैं। सबसे पहले गुज़श्ता रोज़ हमने आपको रिपोर्ट किया कि सुहेल आफरीदी साहब, जब से जुनैद अकबर साहब को सूबा बदर किया गया, और उसके बाद हमने देखा कि सुहेल आफरीदी साहब ने पहले गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को फ़ोन किया, उनसे बात नहीं हो पाई, और उसके बाद उन्होंने कल जो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान की, उनके चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किया, और साथ ही वो कॉपी चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब को भिजवाई। तो आज उस ख़त के रिस्पॉन्स पर, यानी उसका रिस्पॉन्स वो दिया है गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। वो भी कोई राजा साहब है, मुझे उनका नाम भूल गया। जैसे मरकज़ में सिकंदर सुल्तान राजा साहब की खिदमत हैं अवामी मैंडेट पर शब खून मारने की, इसी तरह ही गिलगित बल्तिस्तान में भी कोई राजा साहब हैं। तो खैर, वहाँ पर जनाब उनसे सवाल हुआ, साफ़ी ने एक सवाल किया कि सुहेल आफरीदी साहब ख़त लिख रहे हैं, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि जो मुतल्लिका फोरम है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ग्रीवेंसेस हैं तो मुतल्लिका फोरम से रजू करें। ये इधर उधर जा रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन मुतल्लिका फोरम पर रजू नहीं कर रहे। बाकी जितनी जमातों के रहनुमा हैं, हमने उनको एनओसी दिया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एनओसी का मसला था तो इलेक्शन कमीशन से रजू करता। अब कैसे इलेक्शन कमीशन से रजू करता? आपने पीटीआई पहले डिसफ्रेंचाइज है, वहां पर आपने इलेक्शन एक्ट 2017 अपनाया हुआ है, उसके मुताबिक पीटीआई के पास अपना सैंबल नहीं है। फिर पीटीआई जिसके साथ इत्तेहाद करती है, वो जो गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, जो 2023 से अपना प्रोसेस शुरू करके 2026 तक अपनी पार्टी की तमाम लवाजमात, कानूनी तकाजे पूरे करके अपनी पार्टी रजिस्टर करवा कर पोलो मैन सैंबल लेते हैं, वो आप उनसे वापस ले लेते हैं। स्टेट मशीनरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो ऐसे में ये भी यही तकाजा कर रहे हैं। ये पुरानी कहानियां हैं। जब लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में, यानी 2024 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल सुप्रीम कोर्ट जाती थी, तो काजी फायजी साहब बैठकर ये कहानियां सुनाते थे कि आप मुतल्लिका फोरम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्यों नहीं जाते। तो आज एग्जैक्टली वही बात की गई है। दूसरा जनाब, 5,000 पंजाब पुलिस जो है वो इस बार केपीके भेजी जा रही, गिलगित बल्तिस्तान भेजी जा रही है। अब गिलगित बल्तिस्तान आप जरा जाइए, आप वहां पर विजिट कीजिए। आप वहां के 10 अजला हैं, बड़े शहर हैं, आप वहां जाइए, गांव देहातों में जाइए, और फिर बिलखसूस आप हुंजा जैसा जो सबसे लिटरेसी रेट जहां ज़्यादा है वहां पर जाइए, तो आपको थानों में एफआईआर्स नहीं मिलेंगी, आपको लोगों के दरमियान कोई तनाज़े नहीं मिलेंगे, आपको लोगों के दरमियान कोई अमन अमान की सूरत हाल ऐसी ख़राब नहीं मिलेगी। आल्दो के कुछ वाक़यात अभी माजी करीब में हुए, हम उसका जिक्र ज़रूर करते हैं, लेकिन एक इंतहाई पुरअमन इलाका है, कोई लड़ाई नहीं है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, बड़े पुरअमन इंतखाबात होते हैं। तो ऐसे में पंजाब पुलिस को वहां पर भेजना, जहां की टेरिटरी को, जहां की टेरेन को, जहां की लोकेलिटी को पंजाब पुलिस नहीं जानती, तो वो क्या करेगी? वहां पर किस अमन अमान का खदशा है कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस कम पड़ गई है, वहां के कानून नाफिज करने वाले इदारे कम पड़ गए हैं। तो अब पंजाब पुलिस, और पंजाब पुलिस फिर किस हवाले से मशहूर है? बिलखसूस वैसे तो कभी इसमें कोई रिफॉर्म्स नहीं आए, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ज़माना था, लेकिन 9 मई 2023 के बाद पंजाब पुलिस ने जो इस मुल्क में जो शहरियों
का, पंजाबियों का जीना दोबर कर दिया, और जिस तरह से इन्होंने लूट मार का बाजार गर्म रखा और इनके अपने जो स्टेटस हैं वो तब्दील हुए, इनकी जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके तब्दील हुए, ये कभी इस पर भी डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, कभी इसकी कहानियाँ भी मंजर आम पे आएंगी। अभी तो वो 9 मई को कौमी सलामती से जोड़कर हर शख्स जो है वो अपनी जान जो है वो छुपा लेता है, उसके पीछे आ जाता है। तो बहरहाल ये एक डेवलपमेंट हुई है। अब इसके बाद हम जरा गुफ्तगू करते हैं एग्जैक्टली कि मैं आपको तारीख बता देता हूँ कि जब हम तारीख देखते हैं तो उसके मुताबिक तो फिर इस हाइब्रिड निज़ाम को ये जो एक अनजाना खौफ है ये होना ही नहीं चाहिए था। पीटीआई को भरपूर लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए थी और पीटीआई का ये गिला ही दूर कर देना चाहिए था कि उनको सियासत में स्पेस नहीं मिल रही। हालांकि कुछ रियासती कासा लेस जो कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आजकल बैठकर बड़े गुन गाते हैं कि पीटीआई को देखो पॉलिटिकल स्पेस हासिल है, तो वो तो सारी नजर आ रही है। तो बहरहाल पिछले इंतखाबात पीटीआई जीती थी और उससे पहले 2009 में पहले बाज़ाब्ता इंतखाबात हुए थे गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के, जब से हमने उसे एक सेमी प्रोविंशियल हैसियत दी थी, जब से हमने गिलगित बल्तिस्तान को एक नीम सूबाई हैसियत दी थी, आल्दो कि उसको हम पूरा सूबाई हुकूमत नहीं दे सके, और यही गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का सबसे बड़ा मुतालबा भी था। तो जनाब गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस आर्डर 2009 ये नाफिज किया गया, असम्बली वजूद में आई, कुल 33 अरकान हैं, 24 बराह रास्त मुंतखब होते हैं, 6 खवातीन की नशिस्तों पे हैं और 3 टेक्नोक्रेट्स। तो हमेशा ही इस्लामाबाद की सियासत का अक्स, मरकज़ की सियासत का अक्स गिलगित बल्तिस्तान में नज़र आता है। 12 नवंबर 2009 को पहले इंतखाबात हुए, मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बनाई, 12 बराह रास्त नशिस्तें जीती और गालबन बाकी टेक्नोक्रेट्स और खवातीन की और कुछ इंडिपेंडेंट मिलाकर 22 से उन्होंने अपनी हुकूमत जो है वो बनाई। इसी तरह 8 जून 2015 को दूसरे इंतखाबात होते हैं और PMLN जो है वो गवर्नमेंट बनाती है क्योंकि मरकज़ में वो गवर्नमेंट में थी, और इसी तरह वो जनाब 15 बराह रास्त नशिस्तें जो हैं वो जीतने में कामयाब होती है। 15 नवंबर 2020 को आखिरी इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान में हुए, जिनमें 16 बराह रास्त नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती, मरकज़ में उनकी हुकूमत थी, लिहाजा वो हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। कुल 22 गालबन 22 या उससे ज़्यादा जो वहाँ पर लेजिस्लेटिव असम्बली के अरकान थे उनकी हिमायत से उन्होंने वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई। खालिद खुर्शीद वहाँ के वज़ीर आला थे, फिर उनकी रिटायरमेंट के बाद और बने, वहाँ पर फिर रजीम चेंज हुई और दीगर मामला जो हैं वो हुए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर प्रैक्टिकली डिसफ्रेंचाइज्ड है। एक तो अलमिया ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं कि उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, आइन की बहाली की, जमहूरियत की बालादस्ती की, इदारों को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में वापस लाने की तहरीक जो है वो चलानी है, और इमरान खान साहब अडयाला जेल में उसी मकसद के लिए हैं। तो जनाब उन्होंने अपनी तंजीम अभी तक बेहतर नहीं की। इस पर मुतादिद मरतबा हमने बात की, पंजाब को आप छोड़िए, सिंध को छोड़िए, बलूचिस्तान को छोड़िए, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को छोड़िए जहाँ आपके पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। हजूर आपका सूबा, आपकी हुकूमत वो कहाँ है? वो खैबर पख्तूनख्वा में है, और मेरे ख्याल में PTI की तंजीम का जो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। अभी तक तंजीमी मामलात पर किसी ने कोई अहमियत नहीं दी, कोई जोर नहीं दिया, उसको बेहतर करने की कोई कोशिश तक नहीं की, और इंतखाबात हों, तहरीक हों, ये सारे मामलात हों, ये तंजीम के बगैर नहीं चल सकते। तो वहाँ पर PTI वैसे डिसफ्रेंचाइज्ड है, कोई तंजीम उस तरह से है नहीं। इमरान खान साहब एक तो पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी सियासत, PTI के सियासत के चेहरे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में खालिद खुर्शीद साहब थे, वो इस वक्त सजा याफ्ता हैं, वो मंजर आम पे नहीं आ सकते, वो वीडियो स्टेटमेंट्स के जरिए इंतखाबी कैंपेन कर रहे हैं। वहाँ पर आपको ग्राउंड पर PTI के उस तरह से लोग नहीं मिलते, आल्दो के वोट बैंक है बड़ी तादाद में, और इस बार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को वहाँ पर टिकट दिए हैं, क्योंकि माजी में जितने भी उनके पास लोग थे वो कुछ पीपल्स पार्टी में चले गए, कुछ PMLN में चले गए, कुछ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, कुछ सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर गए। अब वहाँ पर एक कारकुन, उसको टिकट मिला, लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ पर है नहीं, इंतखाबी निशान वहाँ पर है नहीं, और फिर दीगर तरीकों से जिस तरह से हरासा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासतदान है मुल्क भर में किया जा रहा है, तो गिलगित बल्तिस्तान में भी किया जा रहा है। ऑब्वियस है कि उनमें से बहुत सारे के अपने कुछ बिजनेसेस होंगे, कुछ काम करते होंगे, तो सबसे बड़ा फैमिली भी ऑब्वियस है वहाँ पर होगी। तो इस तरह के मसाइल अनफॉर्चुनेट है कि उन्हें पाकिस्तानी सियासत में देखने को मिल रहे हैं। इस सब के बावजूद भी वहाँ पर खौफ नहीं जा रहा। अब उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि हमने गुज़श्ता 2 दिनों से देखा, जब से PTI ने एक मोमेंटम बनाया, अब PTI की कैंपेन तो उस तरह से हो रही है, तो हमें ग्राउंड पर PMLN के आप देखिए, अमीर मुकाम से लेकर, अता तारड़ से लेकर, जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हैं उनसे लेकर, उनके बड़े हैवी वेट्स वहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
आल्दो मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पर नहीं गए, उन्होंने जाना था। इसी तरह पीपल्स पार्टी देख लीजिए, नदीम अफजल चंद साहब, कमर जमान कायरा साहब, दीगर लोग, उनकी टीमें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जाना था। अब इतलात ये हैं कि कुछ पोस्टपोन हुआ है उनका दौरा और स्केजुअल में कोई तब्दीली आई है। आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी जाना था। तो ये सब वहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको सोशल मीडिया पर मैंने कम अज़ कम इतनी बड़ी तादाद में, आल्दो के पॉलिटिकल एक्टिविटी वो वहाँ पर कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं, स्टेट मशीनरी उनका पूरा साथ दे रही है, लेकिन ग्राउंड पर फुटप्रिंट आपको नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने जब से ये जुनैद अकबर साहब गए और उसके बाद, तो आपको हर जगह कैदी नंबर 804 उसके नारे लगे हुए नजर आ रहे हैं, दीवार पर प्रिंट हुआ नजर आ रहा है आपको। वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग्स, इतने बड़े इज्तिमात नहीं हैं, 17-18 लाख की आबादी है, 10 अजला हैं, 3 डिवीजन्स हैं, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जब वहाँ पर हैं तो PTI के ही हमें कुछ मनाज़िर जो हैं वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो ऑब्वियस है उसको कवर नहीं कर रहा, तो एक बाहर बैठा शख्स या तो वहाँ पर फ़ोन कॉल से कुछ मालूमात ले सकता है और कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो एक बात मैं आपको बताऊँ, PTI की फ्रेंचाइज वहाँ पर ना होने से, डिसफ्रेंचाइज होने से, तंजीम ना होने से, नए उम्मीदवार मैदान में होने से इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम को एक एज ज़रूर हासिल है। और इस वक्त परसेप्शन ये है कि PTI इतने बड़े मार्जिन में कोई क्लीन स्वीप नहीं करने जा रही, कुछ जीतने नहीं जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी खौफ है, क्योंकि वो जितने भी इंतखाबी एक इलेक्शन एक साइंस है। आल्दो के 2024 8 फरवरी वो सारी साइंस खत्म हो गई। पाकिस्तानी अवाम ने इस तरह से सरप्राइज किया, या तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट का खौफ है। आल्दो वहां पर जो अब तक की परसेप्शन है, ये 8 फरवरी 2024 से पहले मुल्क भर में भी थी, बाय द वे, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन वहां के लोगों से जब मैंने वीडियो से पहले बात की तो वो कहते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इंतखाबात भी हो जाएं तो PTI को बहुत बड़े मार्जिन से क्लीन स्वीप नहीं कर सकती। ये लोगों का बहरहाल वहां पर मानना है। अब आप उससे इख्तलाफ कर लीजिए, 8 फरवरी 2024 से पहले भी इस तरह के सर्वेज आ रहे थे, फिर एक सरप्राइजिंग फैक्टर आया। तो अब खौफ उस सरप्राइजिंग फैक्टर का है, इमरान खान का है, उस खामोश वोटर का है, उस यूथ का है, ये हाइब्रिड निज़ाम को खौफ है। या फिर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था जब ईरान में, अमेरिका ईरान जंग में, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खामनाई, वो शहीद हुए। ग़ालिबन 1 मार्च को खबर जो है पहली मरतबा सरफेस पे आई, पाकिस्तान भर में मुजाहरे हुए, गिलगित बल्तिस्तान में भी मुजाहरे हुए। वहाँ पर हमारे जो अहले तशी भाई हैं वो, उनकी कम्युनिटी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर फिर हमने देखा कि पूरी कंट्रोवर्सी हुई। कुछ वहाँ के जो अहले तशी उलमा इकराम थे वो फील्ड मार्शल जिनसे दास मुनीर से मिले, बाहर आकर उन्होंने एक स्टेटमेंट्स दी, उसके बाद कुछ तनकीद हुई और दीगर सारे मामलात हुए। तो 1 मार्च को जो वहाँ पर मुजाहरे हुए वो बड़े अफसोसनाक थे। कानून को हाथ में लिया गया और वहाँ पर कुछ मनाजिर 9 मई से मिलते जुलते थे, जिसके बाद यहाँ तक इतलात सामने आई कि मिलिट्री इस्टाब्लिशमेंट की सतह पर यही फैसला किया गया है कि उनमें मुलव्वस लोगों के भी मिलिट्री ट्रायल जो हैं वो किए जाएंगे, फौजी अदालतों में उनके ट्रायल चलाए जाएंगे, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और दीगर मामलात हुए। तो एक खौफ इस मरतबा ये भी हो सकता है कि वहाँ पर एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। और फिर इस वक्त इसमें कोई शक नहीं, आप अगर गिलगित बल्तिस्तान की सियासत के डायनामिक से बाहर निकल कर देखिए तो पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मज़ाकरात में सालसी में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया और उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री जो पाकिस्तान में उसकी पाकिस्तान की जो मिलिट्री उसमें आप उसको आप उसको कह सकते हैं जनाब के डिप्लोमेसी थी, मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए सब कुछ हुआ। लेकिन जब आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें तो इस वक्त आपको अमेरिका का एक एलाई समझा जाता है, कोalition पार्टनर समझा जाता है। तो जो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट है उसकी वजह से PMLN पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पार्टी या जो हाइब्रिड निज़ाम में सियासी जमातें हैं उनको डर है कि वो जनाब वोट जो है इनको नहीं पड़ सकता। तो माजी के ट्रेंड को देखते हुए इस वक्त खौफ मौजूद है। और आखिर में हम बात करते हैं कि इससे पहले जनाब जो 2020 का इलेक्शन हुआ था तो उसमें सबसे बड़ा नारा था, हर शख्स ये नारा लगा रहा था, अब पार्टी ये नारा लगा रही थी कि GB की अवाम हमें वोट दे, हम GB को एक ऑटोनोमस सूबा बनाएंगे। GB के अवाम की भी यही ख्वाहिश थी कि हमें एक सूबे का हक दिया जाए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलें, हमें NFC में बराबर का शेयर मिले, हमारा मुल्क की तरक्की में बराबर का हिस्सा हो। लेकिन अब लोग हैरानकुन तौर पर उस मुतालबे से पीछे हो गए हैं और बात उस तरह से बढ़ चढ़ कर नहीं हो रही। मेरी भी वहाँ से कुछ लोगों से बात हुई, हबीब अकरम साहब बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, वो भी गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। वो भी ये कहते हैं कि वो भी जब ईद से पहले वहाँ पर गए तो उनसे लोगों से गुफ्तगू हुई तो अब लोगों का ये मानना है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है,
इस मुतनाज़ इलाके में अगर सूबे की हैसियत दे दी गई तो जो बिलखसूस गुज़श्ता 2-3 सालों में पाकिस्तान के बाकी सूबों में बसने वाले लोगों के साथ जिस सूरत हाल का सामना उन्हें करना पड़ा है, ये तो हमें भी एग्जैक्टली उसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। हमारी शख्सी आज़ादियाँ छीनी जा सकती हैं। जमहूरियत तो वैसे भी गई ना तेल लेने, बड़ी माजरत के साथ ये जो अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उन्हें अब बाकी पाकिस्तान को देखते हुए ये खौफ पड़ गया है कि अगर हम पाकिस्तान का एक बाज़ाब्ता सूबा बन गए तो हमारे साथ भी वही सलूक हो सकता है। इसीलिए वो कहते हैं कि हमारी मुतनाज़ हैसियत है, उसमें हम कोई मुजाहरा करते हैं, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो पाकिस्तान का कश्मीर पर स्टांस है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी बात में वजन पैदा होता है और हमारी बात मान ली जाती है। लिहाजा हम इसी में, बड़ी खौफनाक बात है कि अगर वो इसी पर इक्तफा करते हुए अपने सूबे के एक आईनी हक से पीछे हट रहे हैं, तो ये वहाँ की सियासी डायनामिक्स हैं। अब देखते हैं कि अगले 7 रोज़ वहाँ पर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और इंतखाबी नताइज क्या आते हैं। इस हवाले से जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होंगी अगली वीडियो की सूरत में आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।